Okay. So I am Ramotar, when sharing. you when you sharing screen and the setup, then I will introduce you and me also for new purpose. So welcome everybody. Thank you for joining. First of all, I will introduce myself. My name is Abhay Johari. I'm from 2018 pass out paint technology diploma, and now I'm working with Asian Paints in a technical department. And one of other my friends who have joined, Mr. Ram Atar. He is also my batchmate, passed in 2018, and now working with the wear paint process as a R&D person. So this initiative will taken by me and Ramatar for the knowledge enhance and for knowledge sharing purpose for fresher as well as our first year joining also. So from all of us, this is my side. Yeah, Ramatar, please continue. Yeah. So hello, welcome back to all of you in this meeting today. My name is Ramta. Already Abhay told about me, and so today we have a short overview about pre-treatment of sheet metal. Actually, जो हमारा मेनली जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में जो लाइक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रहती हैं या कार मैन्युफैक्चरिंग रहती है, उनमें एक्चुअली पेंट शॉप रहता है जिसमें हम लोग पेंट से जिनका बैकग्राउंड है बजाते हैं, जॉब करते हैं, राइट। सो उसमें एक्चुअली सीट मेटल रहता है जिसको हम प्रीट्रीट करते हैं बिफोर पेंटिंग। सीट मेटल को प्रीट्रीटमेंट क्यों करते हैं उसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली इसमें क्या रहता है, जैसा हम क्लीनिंग करते हैं वैसा ही प्रीट्रीटमेंट एक टेक्निकल वर्ड है जो हम करते हैं, राइट। इसका माइक ऑन है, दे कैन म्यूट। राइट। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक ओवरव्यू डिस्कस किया था पेंट का. व्हाट इज पेंट, व्हाट व्हाई वी पेंट यूज पेंट एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन. So this is a first step to do paint in every field like industrial, automotive, and regular domestic also. So now we have discussed about pre-treatment is the first step of painting. Then pre-treatment, we will discuss about what is surface preparation, what is pre-treatment, different type of surface where we use pre-treatment purpose, when what is the pre-treatment line, flow charts, and PT line stage and their functions, and most important part, why pre-treatment required. So please listening, and if you have any type of question, please mention in comment. We will reply. Okay. So Yeah, Rahul. yeah, so guys, we have here outlines, right? First, we will discuss about what is surface preparation, then why pre-treatment is required, एंड डिफरेंट सबस्टेट जो हम पी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, देन पी ट्रीटमेंट पर्पस क्या है उसके पीछे, पीटी लाइन फ्लो चार्ट एंड द पीटी लाइन स्टेजेस, जिनमें मतलब उनका फंक्शन क्या है और उसमें कितनी स्टेजेस रहती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर ऑन स्लाइड नंबर नेक्स्ट वेयर we'll discuss about what is surface preparation. So surface preparation actually it includes like cleaning. So नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, क्लीनिंग, राइट। और क्लीनिंग के लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक मैकेनिकल, दूसरा केमिकल, राइट। तो जो मैकेनिकल क्लीनिंग रहता है उसमें जो मेथड यूज करता है वो रहता है आपका जैसे स्क्रैच ब्रशिंग हो गया, आपका सैंड ब्लास्टिंग हो गया। सो बेसिकली हम इसमें एक एब्रेजिव एक्शन के द्वारा सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज रहता है, आपका डस्ट हो गया, हैवी डस्ट पार्टिकल्स, ऑयल, ग्रीस, उसको मतलब रिमूव करते हैं। और जो सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज रहता है, लाइक आपका स्क्रैचेज हो गया या अदर इरेगुलरिटीज है वाइल मेकिंग सीट, मेटल सीट आता है, तो वो भी इससे क्या होता है, एक अच्छा फिनिशिंग मिलता है, वो सब रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है वी कैन से। बट इस केस में क्या रहता है, क्लीनिंग ऑल इज वेरी गुड, बट इसमें क्या रहता है जब आप एब्रेजिव एक्शन से सरफेस को क्लीन करते हो तो आपका सरफेस जो होता है बहुत रिएक्टिव हो जाता है, हाईली रिएक्टिव वी कैन से। तो उस समय आपको इमीडिएट यू हैव टू अप्लाई कोटिंग। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, द सबस्ट्रेट जो है विल गेट अकर और विल गेट करोज्ड वेरी सून बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव।
देन सेकेंड पार्ट है जो जिसपे हमारा आज फोकस रहेगा, दैट इज आवर केमिकल क्लीनिंग. सो केमिकल cleaning actually it includes removal of dirt, oil and grease and the oxidation product. So whatever it presents on the surface of the part why using chemicals. So different kind of chemicals can be used by applying like wiping, spraying and dipping. So ये सारी वाइपिंग, स्प्रेइंग एंड डिपिंग जो स्टेज रहती है इनके बारे में भी हम लेटर डिस्कस करेंगे. तो मेनली हमारा फोकस करते हैं केमिकल क्लीनिंग पे, राइट. सो नो नेक्स्ट वी हैव हियर व्हाई प्री ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. हमको एक्चुअली अननेसेसरी पैसा क्यों बर्बाद करना है. ऑलरेडी सप्लायर से हमको शीट मेटल आता है, डायरेक्ट हम उस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, राइट. ये क्वेश्चन आपके माइंड में रह सकता है. तो उसका रीजन ये है कि जो सप्लायर हमें जो शीट मेटल देता है, चाहे आपको ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करना हो, चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग करना हो, तो उसके लिए वो थोड़ा उस पर ऑयल और ग्रीस अप्लाई करके देता है, जिससे मेटल आपके गोदाम में स्टोर रहे और उस पर करोजन, ये सब क्या रस्ट, ये सब मतलब ग्रोथ ना हो, राइट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका पर्पज रहता है कि ये प्रमोट करता है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग्स. एडिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोटिंग और सबस्ट्रेट के बीच में एक लिंक जो जिसे कह सकते हो आप. और वी कैन से इन सिंपल टर्म की विदाउट एडिशन कोटिंग इज यूजलेस. क्योंकि अगर आपने किसी सबस्ट्रेट पे कोटिंग को अप्लाई किया और एडिशन नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट. तो मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब वी हैव टू प्रमोट एडिशन. देन सेकेंड पर्पज है हमारा टू इम्प्रूव करोजन रेजिस्टेंस. सो मेटल क्या रहता है, बहुत जल्दी मतलब करोजन को it will get corrosed very soon. So to prevent corrosion we have to use pre-treatment. Then third point है हमारा it creation of even surface while covering irregularities in the substrate. You know जब शीट मेटल बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, बेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो बहुत सारा मतलब इरेगुलरिटीज आता है सबस्ट्रेट में. तो जो प्री-ट्रीटमेंट लाइन होता है उसमें एक फॉस्फेटिंग रहता है, एक्टिवेशन रहता है, डिग्रीजिंग रहता है. उनसे क्या रहता है, क्लीनिंग के साथ साथ एक मतलब फॉस्फेटिंग कोटिंग भी मतलब उस पे रहता है, जिससे सरफेस इरेगुलरिटीज होता है या अनइवननेस होता है वो सब फिल हो जाता है. आपको एक स्मूथ सबस्ट्रेट मिलता है जिसपे आप कोटिंग या फिर सीडी, जिसको कैथोड इलेक्ट्रोड डिफ्यूजन कोटिंग बोलते हैं, या प्राइमर है, वो आप अप्लाई कर सकते हो. और फाइनली यू विल गेट अ फिनिश, आई मीन अ स्मूथ फिनिश. Just a minute. So here we have different substrates, kind of substrate. This is just for your information, like कौन से substrate जो है वो हम pre-treatment के लिए use कर सकते हैं. तो first you can see there is a hot rolled steel, galvanized steel, and hot dipped galvanized steel. Then different so on. So these are the substrates you can consider for pre-treatment. Now moving to next, here we have why pre-treatment required and what is the purpose behind this, right. So basically the purpose is we want to clean the surface from grease and oil, and we want to remove solid particles from the salt, remove the solid particle and salt to convert the surface for the corrosion resistance, putting attention to the object. Okay, increase the surface area. Increase the surface area. Surface area उसका increase होना चाहिए. line flow chart. ठीक है. Hello. Yeah. Just a minute. Actually, my voice was repeating. So pre-treatment purpose to clean the surface from grease and oil, then to remove solid particles and salts, then to convert the surface for corrosion resistance, coating addition to the object, and increase surface area, right. So these are the purpose for pre-treatment. And next we have here the PD line flow chart. So कौन सा स्टेजेस रहता है, उनका फंक्शन क्या है, उसके बारे में भी लेटर डिस्कस करेंगे. लेकिन here just we have a flow chart कि कौन सा टैंक रहता है बेसिकली. तो इसमें पहला हमारा रहता है हॉट वाटर रिंस, जिसमें क्या रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है अराउंड हॉट वाटर का 40 to 50. जिसमें क्या कंपोनेंट आता है, स्प्रे के द्वारा क्लीन होता है. हॉट वाटर बिनो की हॉट वाटर क्लीनिंग के लिए पर्पज के लिए अच्छा होता है, राइट.
देन सेकेंड स्टेज में आपका रहता है डिग्रीजिंग। ये इसमें दो टैंक रहता है, एक स्प्रे रहता है, एक डीप रहता है। सो बेसिकली दिस इज लाइक अ बेसिक स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन द शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग और कार मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो सकता है। टैंक इज लाइक वाटर इनसिस का स्टेजेस है वो इंक्रीज हो सकता है, बट ये जो बेसिक स्टेज है ये सभी इंडस्ट्री फॉलो करता है। तो डिग्रीजिंग में क्या रहता है, स्प्रे एंड डीप। तो डिग्रीजिंग में एक केमिकल यूज करते हैं, जैसे हम घर पे कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो उसमें क्या रहता है आपका, एक पार्ट जो सर्फेक्टेंट होता है उसका एक पार्ट डस्ट को कलेक्ट करता है, दूसरा पार्ट वाटर के साथ लिंक रहता है। तो नेक्स्ट जो होता है वो वाटर के साथ आपका डस्ट निकल जाता है। देन फिर वाटर रिंस आता है थर्ड स्टेज में। तो वाटर रिंस में भी एक स्प्रे रहता है, एक डिप रहता है। यूज क्या है, क्योंकि जो डिग्रीजिंग स्टेज है उससे जो आपका केमिकल है वो कैरी फॉरवर्ड होकर एक्टिवेशन जो फोर्थ स्टेज है उसमें ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वाटर रिंस रहता है, जिससे एक कंपोनेंट विदाउट केमिकल विल गो इन एक्टिवेशन स्टेज, जिससे एक्टिवेशन स्टेज के पैरामीटर्स है वो हैम्पर नहीं होंगे, राइट। देन एक्टिवेशन स्टेज में क्या होता है, एज बाय नेम यू कैन सी कि एक्टिवेशन मतलब सरफेस को एक्टिव करना, राइट। तो सरफेस को ये एक्टिव करता है, उसके बाद आपका वाटर रिंस एंड स्प्रे डिप आता है। वो सेम पर्पस फिर से है उसका कि एक्टिवेशन का जो केमिकल है वो हमारा सिक्स स्टेज जो है फॉस्फेटिंग में ना जाए। तो जब एक्टिवेशन से सरफेस एक्टिव होके फॉस्फेटिंग में आता है, तो फॉस्फेटिंग में क्या होता है, 2 से 3 ग्राम का पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से एक आपका लेयर चढ़ता है कंपोनेंट के ऊपर, जो आपका जिंक, निकल और कोबाल्ट का रहता है। उसमें 3 ये रहते हैं। तो इसका जो कोटिंग चढ़ता है वो आपको बेसिकली करोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। देन फिर आता है आपका डीआई वाटर। डीआई वाटर फॉस्फेटिंग के बाद इसलिए यूज करते हैं कि इससे आपका जो फॉस्फेटिंग केमिकल्स है वो आपका सीडी स्टेज रहता है एक्चुअली फॉस्फेटिंग के बाद, तो उसमें ना जाए, क्योंकि सीडी स्टेज में जाएगा देन अगेन इट विल हैम्पर द सीडी और कैथोड इलेक्ट्रोड डिविजन पैरामीटर्स। सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट, राइट। Now here we have some pictures. You can see here one this is like tractor hood. Here you can see this is actually got corrosed, and because of this corrosion we have to do pre-treatment of the sheet metal, right. So इस पे oil grease भी है. So you can see how the person is doing wiping with chemical, and in next picture you can see there are some spray nozzles, right, जिनका हम स्प्रे के लिए यूज करते हैं जिससे कंपोनेंट क्लीन होता है। एंड द राइट साइड एक्सट्रीम राइट साइड पिक्चर इज देयर, राइट साइड पिक्चर इज देयर। इसमें क्या फॉस्फेटिंग टैंक का पिक्चर है, इसमें लास्ट में फॉस्फेटिंग के एग्जिट पे जो स्प्रे नोजल्स है ऐसा एक्चुअली बी शेप में स्प्रे निकलता है, जो कंपोनेंट की क्लीन के लिए या फिर जो केमिकल्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में उसको वॉश करके उसी स्टेज में रखता है, उसी टैंक में रखता है, यू कैन से। तो बेसिकली ऐसे देखो सीट मेटल दिखता है विदाउट पेंटिंग, और जब आप पेंट कर देते हो तो आप जिस सीट पे बैठते हो ट्रैक्टर पे तो कैसा दिखता है, एकदम कलरफुल स्मूथ फिनिश, राइट। तो जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली में कैसा सीट मेटल रहता है और आफ्टर पेंटिंग और विदाउट पेंटिंग कैसा दिखता है। सो नाउ वी हैव हियर पीटी केमिकल्स एंड देयर एक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट। तो जैसा हम स्टेजेस का एक ओवरव्यू ऑलरेडी डिस्कस किए है, नाउ वी हैव लाइक स्टेज का फंक्शंस एज वेल हियर। सो फर्स्ट स्टेज है अपना डिक्रीजिंग, राइट। सो डिक्रीजिंग क्या रहता है, इसका यूज होता है रिमूवल ऑफ ऑयल, ग्रीस, डस्ट फ्रॉम द सरफेस। व्हाई विच रिएक्शन, बाय सैपोनिफिकेशन एंड इमल्सिफिकेशन रिएक्शंस। सो एज आई टोल्ड कि कैसे काम करता है, जैसा अपना साबुन काम करता है सेम वैसे ही ये काम करता है। देन सेकेंड पार्ट है अपना, सेकेंड स्टेज है आपका वाटर रिंस आफ्टर डिक्रीजिंग। तो आई टोल्ड यू दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रू रिंसिंग ऑफ डिक्रीजिंग सरफेस टू रिमूव डिक्रीजिंग केमिकल सॉल्यूशन कैरिड बाय द सरफेस। यानी कि जो डिक्रीजिंग केमिकल्स है उस कंपोनेंट के साथ या सरफेस के साथ जा रहा है उसको रिमूव करने के लिए वाटर रिंसिंग स्टेजेस रहता है। देन थर्ड स्टेज है आपका सरफेस कंडीशनिंग। तो सरफेस कंडीशनिंग इज नथिंग, दिस इज जस्ट आपका सरफेस एक्टिवेशन, उसको हम सेकेंड टर्म में भी कहते हैं कंडीशनिंग एज वेल। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फाइन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट फॉस्फेट कोटिंग एंड इट इज आल्सो कंट्रोल्स फॉस्फेट कोटिंग वेट। तो अगर आपका कोटिंग इवन है, एक्टिव प्रॉपर्ली हुआ है, तो वो आपके फॉस्फेट कोटिंग को वेट को भी कंट्रोल करेगी, मतलब स्मूथ फिनिश देगी।
इक्वली और आपके एक यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट फॉस्फेटिंग कोटिंग प्रोवाइड करेगी। तो फॉस्फेटिंग, फिर फोर्थ स्टेज में फॉस्फेटिंग का यूज क्या होता है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स ए फाइनली क्रिस्टलाइन नॉन मेटालिक फॉस्फेट कोटिंग एंड व्हाई इट प्रिवेंट्स corrosion resistance, improves adhesion एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट फिनिश। जो हम फाइनली उस पर सीडी करेंगे फिर टॉप कोट करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली ये एडिशन इंप्रूव करेगी, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करेगी और आपका लॉन्ग टर्म के लिए वी कैन से लॉन्ग लाइफ ऑफ द कोटिंग विल इंक्रीज्ड। देन फिफ्थ स्टेज है आपका वाटर रिंस आफ्टर फॉस्फेटिंग। So this is again responsible for thorough rinsing of phosphate surface to remove phosphate chemical solutions and sludge carried by the surface. उसके बाद आपका DI वाटर रिंस रहता है जो आपका provides contamination free phosphate surface prior to painting, जिससे जो phosphate का जो भी contaminate है component पे है वो ना रहे, तो वो रिंस हो जाता है। Then dry off देते हैं थोड़ा टाइम के लिए। तो dry off बेसिकली क्या रहता है, बिफोर CAD जो फॉस्फेट से जब कंपोनेंट निकलता है फॉस्फेटिंग टैंक से, तो उस पर कुछ वाटर रहेगा, राइट? तो थोड़ा टाइम से हम सीडी से पहले वो क्या कहते हैं, ड्राई अप टाइम मिलता है उसको, जिससे कंपोनेंट एकदम आपका ड्राई हो जाए और फिर आगे चल के उस पर सीडी इजीली अप्लाई हो सके। सो दिस इज द बेसिक अबाउट दिस PT line overview. There's a lot for discussion, but I thought to cover a basic about PT line, just a overview, जिससे आप लोग को थोड़ा नॉलेज हो सके कि कैसा PT line का रहता है, पर्पस क्या रहता है और वो सब। Then here we have this you can see in the picture, it is CD line का टैंक का पिक्चर है, कैसे कंपोनेंट जाते हैं, डिप होते हैं। So next video we will be discussing about this. So I'll thank you to all for attending this meeting today, and hope that you guys will get some knowledge from this. हेलो हेलो Hello, yes, यस सर, मैं धर्मेंद्र पाल। yes, yes. सर If you मेरा have any क्वेश्चन question, है you can सर। ask now. Yeah. जी Yes, Dharminder, I can hear you. सर, मैं एक क्वेश्चन है मेरा सर, ये जो शॉर्ट ब्लास्टिंग के पार्ट को हम सर पीटी करा सकते हैं उसको? शॉर्ट ब्लास्टिंग पार्ट को, हाँ, अगर जैसे अगर पीटी ना कराएं, डार्क पेंट करा दें तो उसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा? yeah, short blasting actually also it's like a kind of cleaning only. वो मैकेनिकल क्लीनिंग रहता है, उसमें डायरेक्ट कोटिंग करा सकते हैं इजीली। तो मतलब जैसे पेंट करा दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? दिक्कत नहीं है, लेकिन Short ड्यूरेबिलिटी blasting जो है part ना पे। पेंट का, जो लॉन्ग लाइफ है जैसे उसका एडेशन एंड ऑल, जो PT लाइन से मिलेगा मतलब वो उतना अच्छा मेरे हाँ। ख्याल से नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं प्रॉपरली, राइट? एंड सैंड ब्लास्टिंग में ओनली अच्छा। सैंड ब्लास्टिंग कराते हैं जो मैकेनिकल एब्रेजन से रहता है, राइट? यस यस यस। तो कोटिंग की ड्यूरेबिलिटी कम हो सकती है कंपेयर टू दिस PT, बट वी कैन डू, मतलब कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं सैंड ब्लास्ट कराने के बाद। जी जी। तो सर ये अपना जैसे सीडी जब होती है तो सीडी से पहले सर पैसिवेशन टैंक होता है। अगर पैसिवेशन टैंक ना हो, उसकी जगह हॉट वाटर यूज कर रहे हैं, जैसे ये अपने पीटी करा के फिर जैसे फॉस्फेटिंग के बाद वाटरेशन 3-4 उसके बाद हमारा हॉट वाटर का टैंक दे दिया, तो हॉट वाटर से कोई हमारा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता कि फॉस्फेटिंग कोटिंग पे? जो पैसिवेशन टैंक रहता है एक्चुअली वो सभी जगह नहीं होता है, जैसे चेचिस लाइन पे मोस्टली जो ट्रैक्टर का चेचिस रहता है या कार का, वहां पे मोस्टली पाया जाता है। तो जो पैसिवेशन का एक्चुअली मेन ये होता है कि वो आपकी सरफेस है जो ज्यादा रिएक्टिव हो गई उसको थोड़ा मतलब पैसिव करती है, अनरिएक्टिव बना देती है। Okay. I would like to add something. Yes, sir. पैसिवेशन का यूज उस स्टेज पर होता है जहां पर फॉस्फेटिंग की कोटिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म में की जाती है। जब फॉस्फेटिंग आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो सरफेस पर इक्वली नहीं फैला होता है कुछ जगह पर, क्योंकि आप जानते हो कि क्रिस्टल मतलब एक जगह इकट्ठा है। तो जब सरफेस पर फॉस्फेटिंग की जाती है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होने की वजह से वो कई जगह पर होती है, ना कि पूरी एक यूनिफॉर्म लेयर होती है। तो पैसिवेशन में क्या होता है कि एक पैसिवेटर केमिकल ऐड करते हैं,
वहां से क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन फॉस्फेटिंग है वो अमॉर्फस हो जाती है, मींस वहां पर वो क्रिस्टल एक लेयर में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और सरफेस पर फॉस्फेटिंग की एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाती है। पैसिवेशन मींस क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में कन्वर्ट करना। तो हॉट वाटर के अंदर हम पीएच को मेंटेन करके वहां पर पैसिवेटर का काम करते हैं। तो हॉट वाटर तो इम्पोर्टेंट है ही पैसिवेशन के बाद, बट उसके लिए पैसिवेटर भी रहना चाहिए, बिकॉज वो पीएच को मेंटेन करके रखता है, अदरवाइज उसमें पीएच का इशू आता है। तो पैसिवेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी यूज फॉस्फेटिंग कोटिंग इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। जी जी। हेलो सर, मेरा एक एंड क्वेश्चन है। फॉर प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, जैसा आपने बोला था कि शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग आप करते हो, देन उसके बाद में प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। देखिए, जी जी शॉर्ट ब्लास्टिंग मैकेनिकल क्लीनिंग है, एंड ये केवल आपको एक स्मूथ और क्लीन सरफेस देता है, ना कि कोई अदर प्रोटेक्शन लेयर देता है। तो प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। प्री ट्रीटमेंट में आप फॉस्फेटिंग की कोटिंग उस पर लेयर चढ़ाएंगे, उसके बाद ही एडिशन आपको प्रॉपर मिल पाए। अदरवाइज आपका थोड़ा सा उसमें एडिशन का इशू मिल सकता है, बिकॉज फॉस्फेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी सरफेस से, मेटल सरफेस से एक एक्सट्रीमली क्लीनिंग करते हो। जैसा हम किसी भी कोरोजन वाली मेटल पर सैंडिंग करते हैं, सैंड पेपर से सैंडिंग करते हैं ना, जिससे कोरोजन बाहर आ जाता है, तो इट इज अ मैकेनिकल क्लीनिंग। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग also is mechanical cleaning, just a cleaning, not a pre-treatment. So when we do painting, pre-treatment is required. Okay, जी जी। pre-treatment is compulsory in industrial coating. Yeah, Yes, someone was asking question away. yeah. Was there? Hello. I Yeah, think if Rajat. anyone have question, they can ask. Yeah, Rajat, आप कुछ पूछ रहे थे। जी सर, थोड़ा टॉपिक से अलग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ पिगमेंट, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर। Okay, Abhay. Pigment. Hello, Abhay. Then he can Yeah. call you offline. Okay. सर मेरा Okay. No. क्वेश्चन है कि पिगमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है अभय, रजत यू कैन कॉल ऑफलाइन ऑल्सो मी ऑल्सो अभय को, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का ही टाइम है। तो अदरवाइज इफ समवन हैज क्वेश्चन रिलेटेड टू प्री ट्रीटमेंट लाइन दे कैन आस्क। जी जी सर। Ramatar will share my number and I will call. You can call me. ओके ओके सर। Okay. Anyone? Anyone for any questions for PT pre-treatment cleaning? सर ये अपना जो न्यूट्रलाइज टैंक होता है सर, न्यूट्रलाइजर का सर, इसका क्या सर प्रोसेस होता है, इसका मतलब वर्किंग क्या क्या काम करता है ये न्यूट्रलाइजर? इसके बाद आता है। आप मुझे स्टेज बताइए कि न्यूट्रलाइजर कौन सी स्टेज पे आता है। यस, आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। यस हाँ, तो धर्मेंद्र, न्यूट्रलाइजर मींस, देखो अभी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ न्यूट्रलाइजर का कुछ भी मतलब हो सकता है। न्यूट्रलाइजर मींस किसी भी सोल्यूशन का एक जो नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करना, मींस उसके पीएच को न्यूट्रलाइज करना। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है और बहुत एसिडिक हो गया है, तो आप उसमें एक एल्कलाइन को ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। अगर आपका कोई सोल्यूशन एल्कलिक बहुत ज्यादा हो गया, तो आप उसमें थोड़ा एसिड को ऐड करके उसको न्यूट्रल कर सकते हो, मींस उसका पीएच को 7 पर फ्रीज कर सकते हो। तो न्यूट्रलाइजर इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजर इज इम्पोर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑल्सो। न्यूट्रलाइजर का काम केवल इतना है कि पीएच को मेंटेन करना है। जो पैरामीटर आपके डिसाइडेड है, मेरा पीएच अगर 7 के नीचे जा रहा है और मुझे 7 की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे उसमें ऐसे एल्कलाइन ऐड करने होंगे जिससे कि मेरा पीएच अप हो जाए। अगर मेरा पीएच एल्कलाइन में ऊपर जा रहा है तो मुझे ऐसे एसिड ऐड करने होंगे जिससे कि मेरा पीएच डाउन होकर 7 पर आ जाए। तो न्यूट्रलाइजर जस्ट पीएच एडजस्टर।
सर डिक्रीजिंग लैंड में दो तरीके से हम डिक्रीजिंग क्लीनिंग करते हैं। हम्म। हेलो, तो या एक एल्कलीन और एक एसिडिक करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब एक अल्कलाइन रहता है, एक एसिडिक रहता है या क्या? ओके, देखो, गुड क्वेश्चन। जो हमारा डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग मीन्स डीग्रीसिंग, हाँ। उसका जो सही वर्ड है डीग्रीसिंग। तो किसी भी ऐसे मेटल को हम डीग्रीस करते हैं, उस पर लगने वाला कोई भी फॉरेन मटेरियल, केमिकल, ऐसे केमिकल भी होते हैं जो एल्कलाइन से नहीं जाते हैं। तो डिग्रीजिंग से पहले बहुत सारी स्टेज होती हैं, एक स्टेज और होती है जिसको नॉकआउट डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, जो कि एल्कलाइन रहता है। एल्कलाइन मीन्स जो सोप सोल्यूशन है हमारा। तो कोई भी ऐसा ऑयल है, जो कि मेटल पर ऑयल भी रहते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो एसिड से नहीं निकलते हैं बट एल्कलाइन से निकलते हैं। तो अगर हमको ऑयल रिमूव करना है तो उसके लिए एल्कलाइन लगेगा, सोप सोल्यूशन लगेगा। तो वहां पर एल्कलाइन क्लीनिंग होती है। देन एल्कलाइन क्लीनिंग होने के बाद फिर अपना आता है एसिडिक क्लीनिंग, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि सोप से नहीं निकलते हैं बट एसिड से निकलते हैं। तो वहां पर हमें एसिडिक क्लीनिंग की भी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये कॉम्बिनेशन होता है, हाँ। एल्कलाइन और आपका एसिडिक दोनों कंबाइन रहता है। एल्कलाइन काम आता है आपका ऑयल वगैरह को रिमूव करने के लिए, एंड एसिड काम आता है आपका जो थोड़ी सी कोरोजन है उसको हटाने के लिए, बिकॉज ऑक्सीडेशन की वजह से जो ऑक्साइड बने उसको निकालने के लिए मुझे एसिड लगेंगे। वहां पर एसिड काम आता है, अच्छा उसके निकालने के लिए एसिड है, एंड ऑयल को निकालने के लिए एल्कलाइन। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट व्हेन वी हैव डिक्रीजिंग स्टेट। सम ऑफ सर, ऐसा भी इंडस्ट्रीज मेरे को हैव लगता डिफरेंट टैंक, और अल्कलाइन के लिए केओडी टैंक एंड डिक्रीजिंग के लिए सेपरेट एसिडिक टैंक। है। अच्छा अच्छा। बट मोस्टली हमने क्या देखा है सर, कि हम जब सीट मेटल पर अगर डिक्रीजिंग कराते हैं तो हमारा हम्म। एल्कलाइन रहता